हेलो दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम आपको बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। ठीक है, जब हम आपको ट्रिक बताएंगे तो ये क्वेश्चन का आंसर आपके दिमाग में ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप 6 पेज 7 पेज 8 पेज जितना मर्जी उतना लिख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ट्रिक बताएंगे और उसी ट्रिक के माध्यम से आपको चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में पूरा इसकी उपलब्धियों के बारे में हम बताएंगे और एक भी कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए ही ये सब डायग्राम बना रखा है। ठीक है, और इसको बस मैं आपको समझाऊंगा, आधा नहीं करना है, बस ये आपको मैं समझाऊंगा। उसके बाद आपको ये क्वेश्चन इतना आराम लगने लगेगा ना, इतना इजी लगने लगेगा ना कि जैसे आप पहले सोचे भी नहीं होंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों वंश का। देखिए, सबसे पहले हर्यक वंश आया, फिर शिशुनाग वंश आया, फिर नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, है ना, सातवाहन वंश, कुषाण वंश, गुप्त वंश, चोल वंश, पलवन वंश, आदव वंश, पाल वंश, लोहार आया, फिर चौहान आया। पहले हुआ क्या क्या होता था दोस्तों, देखिए, मान लो कि नंद वंश बना दिया गया। ठीक है, अब ये नंद वंश में एक राजा रहते थे, ये सारे राजपाट को चलाते थे। ठीक है, फिर इसी का बेटा राजा बनते थे और वो सारा राजपाट चलाते थे, फिर उसी के बेटा राजा बनते थे और वो सारा राजपाट को चलाते थे। जब तक एक ऐसा राजा, जब तक वो कमजोर नहीं पड़ता था तब तक दूसरा वंश बनता ही नहीं था। अब मान लो इसका ये बेटा जो है, यानी कि ये राजा कमजोर पड़ गया। ठीक है, तो इसको हरा करके फिर नया से एक वंश बन गया, कौन सा, मौर्य वंश। फिर मौर्य वंश में बहुत सारे राजा लोग आते थे। ठीक है, ताकतवर ताकतवर राजा लोग, और वो लोग शासन करते थे जब तक उस राजा में से एक कोई कमजोर नहीं पड़ जाते थे। ठीक है, और दूसरा कोई राजा नहीं जीत जाते थे तब तक दूसरा वंश बनता ही नहीं था। ऐसे ही करते करते यादव वंश भी आए, बहुत सालों तक यादव वंश लोग राजपाट किए। ये आया, फिर उसके बाद वो राजा, फिर उसके बाद वो राजा, उसके बाद वो राजा। जब कोई राजा कमजोर पड़ जाते थे वैसे ही दूसरा वंश उसको हरा करके नया वंश बना देते थे। ठीक है, तो हमें जो इस क्वेश्चन में वंश पढ़ना हो, गुप्त वंश के बारे में पढ़ना है। गुप्त वंश कौन सा है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, गुप्त वंश। इसके पहले सातवाहन वंश पढ़े होंगे आप लोग, इसके बाद कुषाण वंश आया, उसके बाद गुप्त वंश आया। ठीक है, तो उसी गुप्त वंश के बारे में हमको पढ़ना है। एक गुप्त वंश, तो गुप्त वंश में भी बहुत सारे राजा हैं। पहले श्री गुप्त राजा हैं, ये ताकतवर थे, तो गुप्त वंश चलता रहा। फिर चंद्रगुप्त प्रथम आया, इसका नाम ही प्रथम है। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये पहली बार आए होंगे इसलिए प्रथम लिखा गया, नहीं, इसका नाम ही प्रथम है। ठीक है, तो फिर दूसरा गुप्त वंश को चलाने वाले राजा कौन आया, चंद्रगुप्त प्रथम। फिर उसके बाद इसको चलाने वाला राजा कौन आया, समुद्रगुप्त। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय आया, फिर कुमार गुप्त आया, फिर सकंद गुप्त आया। धीरे ऐसे ऐसे ये राजा लोग आते गए। ठीक है, अब ये राजा लोग आते गए और धीरे धीरे कमजोर पड़ते गए। जैसे ही कमजोर पड़े उसके बाद गुप्त वंश क्या हो गया, खत्म हो गया। और जैसे ही गुप्त वंश खत्म होगा वैसे ही चोल वंश आ गया फिर। ठीक है, तो इसमें हमें किसी भी चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ना, बस ये पढ़ना कि एक गुप्त वंश था, उसका जो शासक था वो क्या थे, चंद्रगुप्त प्रथम थे। लेकिन इससे पहले श्री गुप्त है, तो इसको संस्थापक माना जाता है, श्री गुप्त को। लेकिन जो वास्तविक संस्थापक थे वो कौन थे, चंद्रगुप्त प्रथम थे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, वास्तविक जो इसका संस्थापक थे वो चंद्रगुप्त प्रथम को माना गया। ठीक है, हाँ, ये पहली बार आए हैं पहले नंबर पर, इसलिए इसको संस्थापक माना जाता है। लेकिन जो सच का वास्तविक संस्थापक है वो चंद्रगुप्त प्रथम है। ठीक है, बस इतना ही आपको यहाँ पे समझना। एक पॉइंट यहाँ पे आपको और भी याद रखना है कि गुप्त वंश के जो वास्तविक संस्थापक थे वो कौन थे, चंद्रगुप्त प्रथम थे। और चंद्रगुप्त प्रथम के पिता का नाम क्या था, तो घटोत्कच था। क्या था, घटोत्कच। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब इस क्वेश्चन का आंसर इतना आसानी तरीका से आप समझ जाओगे ना कि आप कभी सोचे भी नहीं होंगे कि इतना आसान तरीका से हम समझेंगे। ठीक है, देखिए, अब देखते हैं चंद्रगुप्त प्रथम की उपलब्धियां। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम की उपलब्धियां, इसके पहले जो हम ट्रिक बताएं वो कहीं आप लिख लीजिए तभी समझ में आएगा। ठीक है, चलिए, सबसे पहले परिचय, घटोत्कच। आपको बताए थे कि चंद्रगुप्त प्रथम के क्या थे, पिता थे। तो घटोत्कच के बाद जो गुप्त वंश है उसका अगला उत्तराधिकारी घटोत्कच का पुत्र यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम गद्दी पर बैठा। मतलब ये जो चंद्रगुप्त प्रथम थे वो घटोत्कच के बेटा थे और ये गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक थे, पता है ना। ठीक है, इसका शासनकाल 319 ईसा पूर्व से लेकर के 350 ईसा पूर्व तक था। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। उनके शासनकाल के दौरान साम्राज्य का बहुत ही अधिक विस्तार हुआ और जिस टाइम चंद्रगुप्त प्रथम शासन चला रहे थे ना, उस टाइम
उसका बहुत ही अधिक विस्तार हुआ, बहुत ही बढ़ावा हुआ। इसके अलावा उनके शासनकाल में कला, संस्कृति, साहित्य और विज्ञान और अनेक प्रकार के तकनीकों क्षेत्र में भी प्रगति हुआ, मतलब प्रगति ही प्रगति हुआ, जिसके कारण इनके शासनकाल को, किसके शासनकाल को, चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल को भारत के इतिहास को स्वर्ण युग भी माना जाता है, यानी सोना का युग माना जाता है। ठीक है, तो घटोत्कच के ही जो बेटा थे वो कौन थे, चंद्रगुप्त प्रथम थे। अरे किस वंश से आते थे, तो गुप्त वंश से आते थे। ठीक है, चलिए ये इसका हम लोगों ने परिचय देखा। ठीक है, अब इसी का कुछ पॉइंट देख लेते हैं। इसके शासन काल में गुप्तों की शक्तियां के साथ ही साथ प्रतिष्ठा में भी वृद्धि हुआ। मतलब गुप्त मतलब क्या, जो गुप्त वंश के लोग, राजा जो लोग थे ना, उसके पास शक्तियां तो प्राप्त था ही था, इसके साथ साथ लोगों को प्रतिष्ठा भी मिलता था। ठीक है, इज्जत भी मिलता था। नेक्स्ट है कि इतिहासकारों के अनुसार गुप्त वंश का पहला स्वतंत्र शासक चंद्रगुप्त प्रथम ही थे। ठीक है, यानी कि इतिहासकारों का मानना है कि जो गुप्त वंश है ना, इसका पहला स्वतंत्र शासक जो है वो कौन है, चंद्रगुप्त प्रथम। हालांकि गुप्त वंश का जो पहला शासक था वो श्रीगुप्त था, लेकिन स्वतंत्र वास्तविक जो माना गया वो किसको माना गया है, चंद्रगुप्त प्रथम को माना गया है। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त वंश को एक साम्राज्य के रूप में स्थापित किया है ना। चंद्रगुप्त जो प्रथम थे वो गुप्त वंश को एक साम्राज्य के रूप में, एक साम्राज्य के रूप में बनाया, इसको स्थापित किया, लागू किया, और यह प्रारंभिक शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली भी थे, और यह सबसे ज्यादा शक्तिशाली शासक रहे। कौन, चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त थे। आपको पता होगा कि पहला इसका जो संस्थापक थे गुप्त वंश के, वो पहला संस्थापक कौन थे, तो श्री गुप्त थे। लेकिन इस वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। ठीक है, पहले आए थे श्रीगुप्त, लेकिन जो वास्तविक संस्थापक हैं वो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। अब देखते हैं दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम की उपलब्धियां, जो कि बहुत ही आसान है। सबसे पहला देखते हैं चंद्रगुप्त प्रथम की उपलब्धियां। साम्राज्य की स्थापना और विस्तार। सबसे पहला चंद्रगुप्त प्रथम क्या काम किए थे, तो साम्राज्य की स्थापना किए थे, है ना। साम्राज्य की क्या किया था, स्थापना, यानी साम्राज्य को बनाए थे गुप्त वंश को, और इसका विस्तार भी किए थे, इसमें बढ़ावा भी किए थे। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए मगध जो अभी कहाँ पे, बिहार में है, प्रयाग जो कि अभी इलाहाबाद में, और साकेत जो भी अयोध्या को बताया जाता है, ये सभी को अपने अधीन किया। मतलब ये सब जगह को जीत लिया और अपने अंदर में कर लिया। सोचिए, उनकी साम्राज्यवादी नीति ने गुप्त वंश को एक छोटे राज्य से एक विशाल साम्राज्य बना दिया। गुप्त वंश बहुत छोटा था, लेकिन उसके शक्ति से, उसके कारोबार से क्या हुआ, एक जो गुप्त वंश एक छोटा राज्य था वो एक विशाल राज्य बदल गया, विशाल राज्य में बदल गया। ठीक है, नेक्स्ट है शांति और स्थिरता का युग। यानी जब गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त प्रथम जब तक रहे ना, तब तक वहाँ उस राज्य में वहाँ के लोग बिल्कुल शांत रहते थे, और स्थिरता का युग माना जाता है। स्थिर रहते थे, शांत रहते थे, है ना। उनके शासन काल में राजनीतिक स्थिरता और सामाजिक शांति बनी रही, जिसने गुप्त वंश को अपनी शक्ति और सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ाने का क्या मिला, अवसर दिया। ठीक है, मतलब उस समय क्या हुआ, शांति और स्थिरता बना हुआ था, जिसके वजह से गुप्त वंश को आगे बढ़ने का मौका मिला। ठीक है, किसको, चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश को आगे बढ़ाने का मौका मिला। क्यों, क्योंकि वहां पे शांति बना हुआ था। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो क्या है, चंद्रगुप्त प्रथम की विवाह। अब विवाह भी एक इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट उपलब्धियां है। कैसे, वो देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी वंश, ये भी एक वंश है, ठीक है दोस्तों, लिच्छवी वंश की राजकुमारी, ठीक है, यहाँ कुमारी देवी से विवाह किया। ठीक है, मतलब जो चंद्रगुप्त प्रथम थे ना, वो लिच्छवी वंश के राजकुमारी का नाम क्या था, कुमारी देवी से विवाह कर लिए। सीधा सीधे समझिए, चंद्रगुप्त प्रथम जो थे वो लिच्छवी वंश के कुमारी देवी से क्या कर लिए, विवाह कर लिए। अब आगे देखिए फायदा क्या हुआ। यह विवाह गुप्त वंश के लिए अत्यधिक लाभदायक सिद्ध हुआ। जो गुप्त वंश था, यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम थे, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक सिद्ध हुआ। क्यों, क्योंकि इससे उन्हें लिच्छवी राज की आर्थिक और सैन्य शक्ति का समर्थन मिला। लिच्छवी राज का, क्योंकि वो जो शादी किए थे, उसका जो पत्नी थी, वाइफ थी, वो कहाँ की थी, लिच्छवी राज की थी। तो लिच्छवी राज से इसको आर्थिक रूप से
यानी पैसों मामले में, धन मामले में और सैन्य शक्ति, सेनाओं के मामले में शक्तियां भी इनको क्या होने लगा, प्राप्त होने लगा। वहां से भी मतलब इनको सपोर्ट मिलने लगा, ठीक है, शादी करने के बाद। और इस विवाह को उनके द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर चित्रित किया गया। और जो वो विवाह किए थे ना, वो अपना और अपने वाइफ का जो, यानी कि अपना और अपने राजकुमारी का, ठीक है, दोनों का फोटो जो सिक्का उस टाइम छपता था ना, उस पर फोटो लगाया गया था, जिसमें चंद्रगुप्त और उसके कुमारी देवी दोनों का छवि अंकित था, यानी दोनों का फोटो अंकित था सिक्कों पर, सोचिए, ठीक है। चलिए, तो उनके विवाह भी एक बहुत ही बड़ा भूमिका निभाए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आर्थिक समृद्धि। जिस टाइम गुप्त वंश में चंद्रगुप्त प्रथम थे, उस टाइम वहाँ पे आर्थिक समृद्धि में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुआ, ठीक है। आर्थिक समृद्धि मतलब धन में। तो गुप्त काल में कृषि और व्यापार का विकास हुआ। उस टाइम कृषि और व्यापार का क्या हुआ था, अधिक से अधिक विकास हुआ था। मगध यानी बिहार में जो पटना है, ठीक है, मगध क्षेत्र की उपजाऊ भूमि ने अर्थव्यवस्था को समृद्ध किया। उस टाइम उपजाऊ भूमि बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, जिसकी वजह से फसल भी बहुत अच्छा होते थे, है ना। चंद्रगुप्त प्रथम के शासन काल में सोने और चांदी के सिक्के प्रचलित थे। उस टाइम सोने और चांदी का सिक्का चलते थे, सोचिए, जो उनकी आर्थिक समृद्धि को दर्शाते थे। इससे ये पता चलता था कि वहाँ पे बहुत ही बड़े लेवल पर आर्थिक समृद्धि होता था। नेक्स्ट है राजशक्ति एवं महाराजा धीराज। मतलब राजशक्ति, उसके पास राजा का तो शक्ति था ही था, है ना। उसके बाद महाराजा धीराज की उपाधि भी प्राप्त था। महाराजा धीराज का मतलब होता है राजाओं के राजा, मतलब वो राजाओं के राजा भी थे। जो चंद्रगुप्त प्रथम थे वो राजाओं के राजा थे, उसी को बोला गया महाराजा धीराज। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज यानी जिसको बोलते हैं राजाओं के राजा की उपाधि धारण की। मतलब उसको कितना शक्ति प्राप्त थी, जैसे कि राजाओं का राजा हो, ठीक है, जो उनके साम्राज्य की शक्ति और प्रभुत्व को दर्शाता है, ठीक है। जो उनके किसको दर्शाता है, तो उनके साम्राज्य को, उनके वंश के शक्ति को दिखाता है कि इसके पास इतना सारा शक्ति है। यह उपाधि गुप्त साम्राज्य के राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रभाव को स्थापित करने में सहायक बनी। मतलब गुप्त वंश को, गुप्त वंश बोलो या गुप्त साम्राज्य बोलो, इसको आगे बढ़ाने में क्या मिला, सहायता मिला, ठीक है। किसकी वजह से, जो कि राजा के राजा कहलाते थे, यानी कि महाराजा धीराज कहलाते थे। नेक्स्ट है गुप्त संवत का आरंभ। देखिए दोस्तों, गुप्त संवत का मतलब क्या होता है, उसी टाइम जिस टाइम चंद्रगुप्त प्रथम वहां का शासक बने थे, उसी टाइम किसका आरंभ हो गया, संवत का। संवत का मतलब होता है, इस संवत से क्या होता है, हमें अपने देश के बारे में गणना यानी जानकारियां प्राप्त होता है कि उस समय का काल कैसा रहा होगा, यानी कि पिछले काल की जानकारियां प्राप्त होती है, ठीक है। तो उनके शासन काल में गुप्त संवत का प्रारंभ हुआ। ये गुप्त संवत से क्या होता है कि भारतीय काल की गणना होता है। भारतीय काल गणना का एक महत्वपूर्ण मील पत्थर है, ठीक है। मतलब भारतीय काल गणना मतलब भारत की जो काल व्यवस्था यानी कि पहले का, उसका गणना का एक महत्वपूर्ण मील पत्थर है। मील पत्थर है मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है माना गया इसको। इससे क्या होता था, भारत की काल के बारे में यानी कि बहुत पुराने चीज़ों के बारे में गणना किया जाता था, अध्ययन किया जाता था, ठीक है। तो उसी टाइम में इसका आरंभ हो गया गुप्त संवत का, उसी टाइम जिस टाइम चंद्रगुप्त प्रथम वहाँ के शासक बने हुए थे। नेक्स्ट है सांस्कृतिक संरक्षण। देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम ने वैदिक संस्कृति और धर्म को बढ़ावा दिया। उन्होंने संस्कृति को और धर्म को क्या किए, बढ़ावा दिए। उनके शासन काल में ब्राह्मण धर्म को संरक्षण मिला, यानी उस टाइम जो ब्राह्मण धर्म के लोग थे उसको संरक्षण मिला, ठीक है। किसकी ओर से, चंद्रगुप्त प्रथम की ओर से, जिससे समाज में स्थिरता आई, शांति बना रहा, है ना। गुप्त साम्राज्य के दौरान कला, वास्तुकला और साहित्य को प्रोत्साहन मिला। जो लोग कला था, नहीं जिसके अंदर कलाकारी था, वास्तुकला, कोई वस्तु बनाने का डिजाइन, साहित्य को हो गया, ये सब लोगों को प्रोत्साहन मिला, आगे बढ़ावा मिला, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य इस सब लोगों को ढूंढते चलते थे और इसको आगे बढ़ने का अवसर देते थे, है ना। जिसका बीज चंद्रगुप्त प्रथम के शासन में ही बोया गया, ठीक है। बीज मतलब हो गया इन लोगों को जो जिसके अंदर कला था, वस्तु बनाने की कला था, ये सब चीज़ों को आगे बढ़ाने का मौका उसी समय इन लोगों को मिला जब वो वहाँ के शासक कौन थे, चंद्रगुप्त प्रथम थे। अब देखते हैं निष्कर्ष दोस्तों। तो चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल गुप्त साम्राज्य की नींव को मजबूत किया, है ना। चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो शासनकाल जो इनका रहा है वो गुप्त साम्राज्य यानी कि गुप्त वंश की नींव को क्या किया गया, मजबूत किया गया।
उन्होंने अपने कुशल नेतृत्व और कूटनीति और विवाह और सैन्य सफलताओं के माध्यम से गुप्त वंश को एक महान साम्राज्य में परिवर्तन किया। शादी की वजह से भी ये आगे बढ़े थे, पता है ना। कूटनीति, इसके पास अच्छा अच्छा नीति होता था। सैन्य सफलता मतलब इसके पास शक्तियां भी थी, इसके वजह से इन्होंने गुप्त वंश को बहुत ही आगे ले गया था, है ना। उनकी उपलब्धियां के कारण गुप्त वंश को स्वर्ण युग का भी नाम से जाने लगा। मतलब उनकी उपलब्धियां के कारण, उनके गुण के कारण, उनके योग्यता के कारण, उनके शक्तियां के कारण जो गुप्त वंश था, ठीक है, उसको एक स्वर्ण युग के नाम से जाने लगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक जय हिंद जय भारत।